Hello aspirants, welcome to my channel as well as welcome to the series of Polity by M. लक्ष्मीकांत। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ लक्ष्मीकांत पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे क्या क्या विशेषताएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग बनाती हैं दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो अपने कंटेंट और अपनी मूल भावना में दुनिया के और संविधानों से काफी अलग है। बोरोड और रैंसैक्ड, यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, बोरोड और रैंसैक्ड का। बोरो का मतलब होता है कि हमने बिना कुछ ज़्यादा अच्छे से जाने, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ अच्छे से स्टडी किए हमने जल्दबाजी में कोई भी कंटेंट दुनिया के किसी भी संविधान का लिया और अपनी ये भारतीय संविधान में लाके डाल दिया। जबकि रैंसैक्ड का मतलब होता है हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी की दुनिया के और संविधानों की काफ़ी डीप में, उसके बाद जो अच्छा हमको कंटेंट मिला, जो ऐसा कंटेंट मिला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, हमने केवल वही उठा के अपने भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया। तो हमारे भारतीय संविधान के जो विरोधी होते हैं वो बोरोड शब्द का इस्तेमाल करते हैं भारतीय संविधान के लिए, लेकिन जो हमारे भारतीय संविधान के समर्थक होते हैं और समर्थन देते हैं भारतीय संविधान को, वो इस्तेमाल करते हैं रैंसैक्ड शब्द का। यानी कि बोरोड का मतलब होता है बिना कुछ जाने हमने कुछ भी अडॉप्ट कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया के अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, और रैंसैक्ड का मतलब होता है कि हमने बहुत ही गहराई से स्टडी की, उसके बाद अच्छे कंटेंट को उठा के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे रैंसैक्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस ऐसा बनता है, दाउ ransacked from almost every constitution of the world. The Constitution of India have several salient features that distinguish it from other countries. यानी कि भारतीय संविधान के अंदर हमने काफी ज्यादा चीजों को दूसरे संविधानों से लेके डाला, यानी कि रैंसैक किया। ओके, 42nd Amendment Act of 1976 is known as मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है। 42वें अमेंडमेंट एक्ट 42nd Amendment Act of 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर पे चेंज हुए थे 42वें संशोधन में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आर्टिकल 368 है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, वो हमें हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित करने से रोकती है। यानी कि हम अपने भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर में या फिर उसकी मूल भावना में बदलाव या संशोधन नहीं कर सकते, और ये करने से रोकने के लिए आर्टिकल 368 हमारे भारतीय संविधान में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पहले फीचर की तरफ भारतीय संविधान के, जो कि है हमारे भारतीय संविधान का पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान का पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अब ये इतना लंबा लिखित संविधान क्यों है, इसके पीछे 4 कारण है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा संविधान पहले कैसा था और अब कैसा है। ओरिजिनली 1950 में हमारा जो भारतीय संविधान था उसके अंदर एक प्रियम्बल हुआ करता था या एक प्रस्तावना हुआ करती थी। उसके बाद 395 आर्टिकल हुआ करते थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे या 22 भागों में डिवाइडेड थे, और 8 शेड्यूल्स थे हमारे ओरिजिनली जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अडॉप्ट किया था 1950-1949 में, उसमें क्या क्या था? प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल्स।
लेकिन अब 2019 में हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या है? 2019 में हमारे भारतीय संविधान में एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 भागों में विभाजित हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। क्या क्या है हमारे भारतीय संविधान में? अ प्रियम्बल about 470 articles which is divided into 25 parts and 12 schedules. Okay. Since 1951 have deleted about 20 articles and one part 7th. यानी कि सन 1991 में हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुआ जिसमें हमने तकरीबन 20 आर्टिकल्स को अपने संविधान से हटा दिया या फिर डिलीट कर दिया और एक पार्ट को अपने भारतीय संविधान से डिलीट कर दिया। वो कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 को हमने अपने भारतीय संविधान से डिलीट किया और हमने उसकी जगह 90 और आर्टिकल्स जोड़े, 4 और पार्ट्स जोड़े। कौन कौन से पार्ट्स जोड़े हमने 1991 में? पार्ट 4th ए, पार्ट 9th ए, पार्ट 9th बी, पार्ट 14th ए। ये हमने 4 पार्ट्स को जोड़ा, 7th पार्ट को हमने डिलीट कर दिया था और हमने संग ही संग 4 आर्टिकल्स और जोड़े। हमने साथ ही साथ 4 शेड्यूल्स और जोड़े, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। दुनिया के किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज़्यादा संशोधन नहीं हुए हैं, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स और इतने ज़्यादा शेड्यूल्स कहीं नहीं है। तो हमने 1991 में 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया, 90 आर्टिकल्स जोड़े, एक पार्ट को हटाया, 4 और पार्ट जोड़े, 4 शेड्यूल्स को जोड़ा गया। कब? 1991 में। अब देखते हैं कि वो 4 कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान माना गया है। ऐसे कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है और उसके अंदर कई निम्न अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से रिलेशन रखते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्री है। तो हर एक डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के हमारा भारतीय संविधान को फ्रेम किया गया था। यानी कि किसी भी डाइवर्सिटी की मूल भावना या सामाजिक भावना या फिर धार्मिक भावना को बिना आहत पहुंचाए हमको भारतीय संविधान बनाना था। तो इतने सारी डाइवर्सिटी की भावनाओं को ध्यान में रख के भारतीय संविधान को लिखना कुछ आसान बात नहीं थी, इसीलिए हमारा भारतीय संविधान काफ़ी लंबा है। हिस्टोरिकल फैक्टर आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में मैक्सिमम आपको दिखाई देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था और उसको सीधा उठा के हमारे भारतीय संविधान में रखा गया बिना किसी संशोधन के। ठीक है, तो इस वजह से हमारा भारतीय संविधान लंबा है या बड़ा है आप कह सकते हैं, क्योंकि 40% हमारे भारतीय संविधान का यही एक्ट कवर करता है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान का 40% भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर आता है, जो कि काफ़ी बल्कि मटेरियल था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि सेंटर के लिए भी वही संविधान है जो स्टेट के लिए होगा। जैसे कि आप कभी अमेरिका के संविधान को देखोगे तो वहाँ केवल सेंटर के लिए 7 पन्नों का संविधान है, बाकी सारे प्रोविंसेस और सारे स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपना अलग अलग संविधान बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप शब्द देखोगे कि मैंने शब्द लिख रखा है एक्सेप्ट मैंने जानबूझ के लिख रखा है क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर से आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया है। तो इस एक्सेप्ट के आगे पहले जम्मू एंड कश्मीर की लाइन थी। ये कहने का मतलब ये है, हम लोग सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को तो पहले फॉलो करते थे, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग संविधान था, इसीलिए यहाँ पे मैंने जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लिखा है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। अमेरिका में जब आप जाएंगे तो अमेरिका में आप देखेंगे कि सेंटर के लिए ओनली 7 पन्नों का संविधान है और जबकि सब सारे स्टेट्स ने अपने अलग अलग संविधान को मान्यता दे रखी है। डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जब आप देखेंगे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे,
उनमें से मैक्सिमम नंबर्स लॉयर्स हुआ करते थे, लॉयर्स और जजेस हुआ करते थे। तो इन लोगों ने कोशिश की कि इतने ऐसे एक्ट बनाए जाएं जिससे सारे लूप होल्स कवर हो सकें। तो सारे लूप होल्स को कवर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इलेबोरेटेड वे में लिखा गया, यानी कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून छूट ना जाए जिसके अंदर कुछ जगह रह जाए और बाद में इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वो सारे लूप होल्स को कवर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान को बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा गया। इसी वजह से हमारा भारतीय संविधान काफ़ी लंबा है साइज में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि ये दिखाते थे कि हमारा भारतीय संविधान इतना लंबा क्यों है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट विशेषता की तरफ। पॉइंट नंबर 2 या विशेषता नंबर 2 कहती है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि रैंसैक्ड और बोरो में जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था तो उसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया के और संविधानों से लेकर बनाया गया है, यानी कि दुनिया के और संविधानों को की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हमारे संविधान में एडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking of all the known constitution of the world। मैंने आपको ऊपर रैंसैक का मतलब बताया था, आप इस लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान में कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमारे संविधान का ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से ली गई हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जो हमारी कैबिनेट गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर, उसका रिलेशन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के साथ, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है कैबिनेट गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैसे क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ली गई है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के प्रिंसिपल्स लिए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन have been drawn from the Constitution of Canada, Australia, Germany, USSR, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। तो ये सारी कंट्रीज से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन इनको हम इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। इनको डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे सारे संविधानों के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया है, आपको वो पढ़नी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आप इन देशों का, इन कंट्रीज का नाम याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से ली गई हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर चीज़ें, तो इनका आप नाम याद रखिएगा। इनका नाम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ठीक है, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इस लाइन में कहा गया है कि सबसे बड़ा सोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर 40% भाग केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही प्ले करता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, हमारे भारतीय संविधान का तीसरी विशेषता जो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको यहाँ बैलेंस देखने को मिलेगा। अब आपको हमारे भारतीय संविधान के अंदर बैलेंस देखने को मिलेगा कि हमारा भारतीय संविधान बैलेंस किस प्रकार से है। तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
अब आपको बता देता हूँ कि रिजिडिटी का तात्पर्य यहाँ क्या है। यानी कि रिजिडिटी तो आप जानते ही होंगे, सब शाब्दिक इसका अर्थ तो आपको पता ही होगा। रिजिडिटी का मतलब सख्त, हार्ड। ठीक है, रिजिडिटी। अब हमारे भारतीय संविधान रिजिड कैसे है? हमारा भारतीय संविधान रिजिड ऐसे है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस इस प्रकार हैं कि उनको संशोधित करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर कि उनको संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का जरूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी की जरूरत होती है, पहले लोकसभा के लिए फिर राज्यसभा के लिए, या पहले राज्यसभा के लिए फिर लोकसभा से। फिर उसके बाद हम जो बिल है उसको भेजते हैं स्टेट्स के लिए। स्टेट्स से वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, वो बिल फिर वापस आता है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट या तो उस पर असेंट देते हैं या फिर उस बिल को लटका देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास अपनी काफ़ी सारी पावर होती है, बिल को लेके वीटो पावर भी होती है। तो प्रेसिडेंट या तो हमारा भारतीय संविधान रिजिड इस प्रकार से है कि कुछ प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में ऐसे हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है अगर हम संशोधन करना चाहें उनमें। तो स्पेशल मेजोरिटी कैसे? 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी कि 2/3 लोगों की मान्यता होनी चाहिए संशोधन के लिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। फिर हम उसको स्टेट के पास भेजते हैं, जो जितनी भारत में राज्य हैं सब सारी सरकार के पास जाता है, राज्य सरकारों के पास। वहां से फिर वो विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास वापस आता है। फिर प्रेसिडेंट उसको या तो असेंट देता है, परमिशन देता है, या उस बिल को लटका देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही हार्ड प्रोसीजर हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है एक बिल को पास करने के लिए। तो इसीलिए हमारा भारतीय संविधान जो है रिजिड है। अब हमारा भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल कैसे है? हमारे भारतीय संविधान में ऐसे भी प्रावधान है जिसको चेंज करने के लिए, यहाँ पे ऐसे भी प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से उनमें संशोधन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो जितने भी फ्लेक्सिबल के अंदर या फिर सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत वाले प्रावधान है जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो आप इससे कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक बैलेंस्ड, यानी कि एक बैलेंस्ड संविधान है, जो कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, या फिर ना तो रिजिड ना फ्लेक्सिबल है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एकदम सही शब्द है हमारे भारतीय संविधान के लिए। ठीक, हमारा भारतीय संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ओके, तो अब देख लेते हैं हमारे भारतीय संविधान का चौथा फीचर, जो कि है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस्ड। ओके, तो हमारे भारतीय संविधान का चौथा फीचर देखते हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ भी आपको हमारे भारतीय संविधान में बैलेंस देखने को दिखाई मिलेगा, यानी कि हमारा भारतीय संविधान फेडरल तो है लेकिन यूनिटरी भी है। अब देखते हैं हमारा भारतीय संविधान फेडरल कैसे है, यानी कि हमारा भारतीय संविधान में फेडरेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा क्या है कि वो फेडरेशन के अंदर आ सकता है। तो जब भी अक्सर देखा है लोग कंफ्यूज होते हैं फेडरेशन के शब्द से। तो फेडरेशन का शब्द वहाँ उपयोग होता है वहाँ जहाँ पे सेंटर की भी भावनाएं टच हो रही हो और स्टेट की भी भावनाएं टच हो रही हो। यानी कि जब आप यहाँ फीचर देखेंगे स्क्रीन पे, सबसे पहला फीचर लिखा है टू गवर्नमेंट, उसको आप एक मिनट के लिए साइड कीजिए। दूसरा फीचर देखिए डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि हमारे पास राज्य सरकारों के लिए अलग पावर है, सेंटर के लिए कुछ अलग पावर्स हैं, और दोनों को अपनी अपनी पावर्स ज्ञात हैं। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर राज्य सरकार भी आ रही है और सेंटर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये फेडरल के अंदर आएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान सेंटर के लिए भी है, वही संविधान स्टेट के लिए भी है। दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में आए कि नहीं आए ना। तीसरी चीज देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को उसकी भावना को सबसे आगे रखा जाता है, स्टेट में भी सेंटर में भी। यहाँ भी एक ही सेंटेंस में स्टेट और सेंटर आए ना। बाई कैमरलिज्म, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है सेंटर के लिए और विधानसभा है स्टेट के लिए, फिर एक ही सेंटेंस में आए सेंटर और स्टेट। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये थोड़ा समझाने वाला टॉपिक है।
कि हमारा संविधान रिजिड है, तो ये फेडरल के अंदर किस प्रकार आया। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फीचर है जो वो फेडरेशन के अंदर कैसे आया। तो आप जानते हैं अगर कुछ भी प्रोविजन या कुछ भी प्रावधान हमारे संविधान में रिजिड होता है या फिर स्पेशल मेजोरिटी उसको चाहिए होती है, तो फिर हम पहले उसको सेंटर से पास करते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास करते हैं, उसके बाद उसको राज्य के लिए भेज देते हैं या स्टेट के लिए भेज देते हैं। तो हमने सेंटर से पास किया, फिर स्टेट के पास भेज दिया, फिर एक ही सेंटेंस में दोनों शब्द आए, स्टेट और सेंटर, इसलिए ये फेडरेशन के अंदर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर के लिए तो है ही है और स्टेट के लिए हाई कोर्ट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल हाई कोर्ट्स पे भी है ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट भी आते हैं। इसीलिए अब देखिए कि सेंटेंस के अंदर दोनों शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, इसका मतलब सेंटर भी स्टेट भी, इसीलिए ये फेडरेशन के अंदर है। तो फेडरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर एक सेंटेंस के अंदर या फिर एक भावना के अंदर स्टेट भी आए और सेंटर भी आए तो फेडरेशन में रखा जाएगा। अब देखते हैं यूनिटरी के अंदर, यूनिटरी हम कैसे डिसाइड करते हैं, जहाँ पे सिंगल या फिर किसी भी एक की भावना टच हो रही हो, या तो स्टेट की या सेंटर की, वो सारा कुछ यूनिटरी में जाएगा या नॉन फेडरल फीचर में जाएगा। अब कैसे, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब सेंटर की बात की गई है, स्टेट की नहीं, ओनली सेंटर, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही सिटीजनशिप हमको मिलेगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल अब कैसे, केवल अगर हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान है जिसको संशोधन करने के लिए हमको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, तो हम केवल सेंटर से पास करा के उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास करा के बिना स्टेट के पास भेजे हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये यूनिटरी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर से ओनली सेंटर इन्वॉल्व है, फ्लेक्सिबल के अंदर स्टेट नहीं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारे सारे राज्यों को पता है कि उनके खुद के हाई कोर्ट्स हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हर एक राज्य को पता है उनके खुद के गवर्नर हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस लग सकते हैं पूरे पूरे राज्य में, ठीक है। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो है इंडियन फेडरेशन है, वो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। जब वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत को बना रहे थे या विलय करा रहे थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स का भारत के अंदर, तो उस वक्त एग्रीमेंट तो हुआ था, लेकिन अब ये कोई भी स्टेट हमारे भारत के अंदर से विभाजित नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता या अपना अलग देश नहीं बना सकता, यानी कि नो स्टेट हैज अ राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। हमारा जो इंडियन फेडरेशन है, हमारा जो इंडियन देश है, यहाँ जो हमारा इंडिया देश है, उसके अंदर से कोई और स्टेट अब टूट के अपना अलग देश नहीं बना सकता और कोई भी विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है। Hence, the Indian Constitution has been variously described as the federal in form of unitary spirit। इसीलिए हमारे इंडियन संविधान को या हमारे भारतीय संविधान को फेडरल कहा गया है यूनिटरी भावना के साथ, और हम इसको कह सकते हैं क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल को जरा ध्यान में रखिएगा, ये शब्द आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन संविधान कैसा है, इंडियन संविधान फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस, क्वासी फेडरल है इंडियन संविधान, ठीक है। इसके अंदर फेडरेशन के भी फीचर्स हैं और यूनिटरी के भी फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे भारतीय संविधान का पांचवी विशेषता देखते हैं हमारे भारतीय संविधान की। हमारे भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अब हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों एडॉप्ट की, जबकि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एडॉप्ट कर सकते थे। इसके पीछे मुझे दो रीजन लगते हैं, जिनमें से मैं जो आपको रीजन बताऊंगा वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगता है। पहला रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे तकरीबन 300-250 साल तक राज किया था, तो हम उनके गवर्नमेंटल ढांचे से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। आप जानते हैं ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है अब तक,
पहले भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो हम जो हमारे लॉयर्स थे, हमारे इंडियन नेटिव्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट के ढांचे को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रखा था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया 200 से 250 साल तक। तो हमको उनको ढांचों के बारे में, उनकी गवर्नमेंट के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह पता था। ठीक है, इसीलिए हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट नहीं किया? हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि कुछ रियासतें थीं, और रियासतों का राजा होता है, या फिर रियासतों का सुल्तान या राजा, आप जो भी कह सकते हैं, वो होता है। तो जब हमारे भारत आज़ाद हुआ और जब हमारे वल्लभ भाई पटेल और हमारे जो वल्लभ भाई पटेल थे, जो जो वो सारी रियासतों को भारत में विलय करा रहे थे, उस वक्त किसी भी रियासत के राजा को ये मंजूर नहीं था कि वो किसी भी सिंगल पर्सन की गवर्नमेंट के अंदर रहे या उनको सहन करे, क्योंकि आप जानते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक ही राष्ट्रपति होता है, उसकी कैबिनेट होती है, बाकी सारी गवर्नमेंट नाम मात्र की होती है, चलाने वाला बस केवल एक ही होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, आप जैसे अमेरिका के अंदर देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप है, केवल वही है जो कुछ है, वही सारे डिसीजंस लेता है अकेले, चाहे मिलिट्री के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे किसी भी चीज़ के हों, केवल डोनाल्ड ट्रंप ही अकेला डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। और जिस वक्त हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त रियासतों के राजाओं को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो किसी भी एक व्यक्ति के अंतर्गत रहें। ठीक है, इसीलिए भारतीय संविधान को बनाने वालों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या टॉपिक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से काम करता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन पे, यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, जो लोग बिल्स या फिर एक्ट्स बनाते हैं या पास करते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो बनाए हुए लॉस को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पूरी तरह काम करता है बैलेंस पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के। वाइल द प्रेसिडेंशियल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो काम करती है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अलग ऑटोनॉमी होती है, वो सेंटर के कंट्रोल में होते ही नहीं है। ठीक है, और जो सेंटर है वो तो अलग है ही है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करती है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टाइप की गवर्नमेंट देती है। रिस्पॉन्सिबल टाइप की गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उस गवर्नमेंट के पास अपना एक अपोजिशन भी होगा, यानी कि सामने वाली पार्टी भी होगी जो आपको ये बताएगी कि आप ये गलत कर रहे हो साहब, आपको ये काम नहीं करना है या आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप जैसे कि भारत में जानते हैं कांग्रेस पार्टी भी अपोजिशन में है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की पहचान है कि अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे प्रेजेंट। आप जरा चाइना में जाके देखिए, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई अपोजिशन का कोई चक्कर नहीं है चाइना में, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि अपोजिशन की बात भी यहाँ मानी जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के कुछ और फीचर्स को जान लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल हेड्स, आप जानते हैं नॉमिनल हेड हमारा कौन है, प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी, और रियल हेड हमारे कौन है, मोदी साहब, जो कि पीएम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल हेड होते हैं यहाँ पे, और नॉमिनल हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि काम तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा लेकिन काम करेगा कौन, हमारे पीएम। पॉइंट नंबर बी, मेजोरिटी पार्टी रूल, जो इलेक्शन जीतता है वो पावर में आता है।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तब समझेंगे जब आप कैबिनेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। पॉइंट नंबर ई, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, सीएम और पीएम की लीडरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये सारी चीजें ओनली होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये सारी चीजें नहीं हो सकती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि ओनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स होने पॉसिबल हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ देख लीजिए, लिखा है इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। इस चीज को याद रखिएगा, प्री में पूछा जा सकता है, इज इंडियन पार्लियामेंट इज द सोवरेन बॉडी, 4 ऑप्शन दे देगा। इंडियन पार्लियामेंट किस टाइप की बॉडी है? लेकिन इंडियन पार्लियामेंट जो है, जो हमारा जो हमारे क्या कहते हैं पार्लियामेंट है, वो जो है क्या कहते हैं सोवरेन बॉडी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। इसका अभी सोवरेन क्यों नहीं है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अलग है ही, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे भारतीय संविधान की छठी विशेषता, जो कि है सिंथेसिस ऑफ सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री की सोवरेनिटी का आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि हमारे पार्लियामेंट जो था वो सोवरेन क्यों नहीं था, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है कहाँ से? सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू of the Supreme Court is India is narrower than the what exist in US। यानी कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट्स की पावर है वो नैरो है या कम है इन कंपैरिजन टू यूएस। यूएस के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द कोर्ट against that the procedure established by the law contained in the Indian Constitution। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। किसको फॉलो किया जाता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब? जैसे कि आपको डिटेंट किया गया, आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है, तो आप जिस रूल्स के तहत या फिर आपको सजा दी गई है, उन रूल्स के ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये सारे रूल जो मुझ पे लगाए जा रहे हैं, ये सारे ब्लेम तो खैर आप कर ही सकते हो अपोज, लेकिन जो आपके जिन रूल्स के तहत आप पे कार्रवाई की जा रही है, आप उन रूल्स को भी अपोज कर सकते हो। इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ क्या होता है कि आप जिस प्रोसीजर के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, यानी कि जिन रूल्स के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिस प्रोसीजर के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप उसके रूल्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आपको सीधा सजा मिलेगी, वो आपको मंजूर होगी अगर आप पे ब्लेम है तो। इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो फर्क याद रखिएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप प्रोसीजर पे जिस प्रोसीजर से आप पे कार्रवाई हो रही है आप उस पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ में आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इंडिया के अंदर है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका के अंदर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए लॉज को या एक्ट्स को असंवैधानिक मान्यता दे सकता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है। और जो पार्लियामेंट है वो सीधा सीधा हमारे भारतीय संविधान को संशोधित कर सकते हैं, यानी कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है। यानी कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अलग पावर्स हैं,
जो कि हमारे जो लॉज हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, और पार्लियामेंट के पास कुछ अलग लॉज हैं या फिर कुछ अलग पावर्स हैं जिसके तहत वो भारतीय संविधान को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 हमारे भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का पॉइंट नंबर 7 कहता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एक हायरार्की दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देखोगे आप सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सिविल जज डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट्स या म्युनिसिपल कमेटी कोर्ट्स, नीचे सबसे नीचे म्युनिसिपैलिटी कोर्ट्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड क्यों कही गई जुडिशरी को। पॉइंट 7 ऊपर लिखा है ना इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्यों है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी इसलिए है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो एकदम टॉप पे है, और सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल हाई कोर्ट्स पे भी है और उसके सब नीचे वाले कोर्ट्स पे भी है। इसलिए इंडिया की जुडिशरी को कहा गया कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल हर एक लेवल पे है, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट हर एक कोर्ट पे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल तो सब पे कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा गया। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं पॉइंट वाइज क्या है स्लाइड में ये दिस इज सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट आप देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे सेंट्रल लॉज भी सेम है और स्टेट लॉज भी सेम है, दोनों के दोनों एनफोर्स किए जाते हैं सेम तरीके से। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में फेडरल लॉज यानी कि सेंटर के लिए कुछ अलग लॉ है और स्टेट के लिए या प्रोविंसेस के लिए कुछ अलग लॉ है जो कि स्टेट जुडिशरी डिसाइड करती है। ठीक है, समझ आया ना इंडिया और यूएस के बीच में डिफरेंस, जुडिशियल सिस्टम के बीच में डिफरेंस। द सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी मैंने यहाँ कुछ लाइंस हाईलाइट की हुई हैं, जैसे गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सीधा सीधा आता है, प्री में कभी कभी आ जाता है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है, यानी कि सेंट्रल कोर्ट की तरह हम उसको मानते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए, जो कि गारंटी देता है फंडामेंटल राइट की, और गार्जियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि जो गार्जियन इसको क्यों कहा गया है भारतीय संविधान का? इसको गार्जियन इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं वो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर सकता है, जिसके तहत वो नल और वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा उन संशोधनों का। तो इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान जो है सुप्रीम कोर्ट को रखने की जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी कि जो आपके गार्जियन होते हैं वो आपका ध्यान ही रखते हैं ना। जो आपने कभी जब स्कूल में पढ़े होंगे तो आपके गार्जियन का नाम वगैरह पूछते होंगे, कहते होंगे साइन ऑफ गार्जियन वगैरह वगैरह पर साइन। तो गार्जियन कौन होते हैं? जो हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान का ध्यान कौन रखता है कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए? वो है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और इसको गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है। मतलब जो गारंटी देता है कि आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट्स नहीं होंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ जजेस, फिक्स सर्विसेज, कंडीशन ऑफ जजेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सब कुछ लिखा है कि क्या 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 टेन्योर होगा जजेस का, मतलब कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होंगी नौकरी करने की, क्या क्या सैलरी होगी, सब कुछ लिखा है हमारे संविधान के अंदर। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जितनी भी सैलरी दी जाती है सेंट्रल वर्कर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, जजेस को और बाकी बड़े बड़े अधिकारियों को, वो सीधे दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जब आप बजट पढ़ेंगे तब आप इसका सब सही मतलब जानेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये एक तरीके का अकाउंट होता है जिसके अंदर से सैलरी सबकी कटती है। द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जजेस किस प्रकार नियुक्त होंगे इसका डिस्कशन करना लेजिस्लेचर में, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में
आप इसका डिस्कशन नहीं कर सकते कि जजेस किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे या कैसे कैसे अपॉइंट होंगे। उनके प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता लेजिस्लेचर के अंदर। अब देख लेते हैं आठवीं विशेषता हमारे भारतीय संविधान की, जो है फंडामेंटल राइट्स। आप जानते ही हैं 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कवर करता है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक कवर करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कवर करता है इस चीज़ को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि मतलब अब किसी भी धर्म को अपनाने की छूट या फिर किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी, ये फॉलो करता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं कल्चरल और एजुकेशन के ऊपर, ये कवर करता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ओनली आर्टिकल 32 तय करता है। राइट, जिसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं है, और है तो किस प्रकार हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये हमको बताता है। यानी कि जो हमारे संविधान को आर्टिकल 32 जो है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जो कि जिसको आप यहाँ एफ पॉइंट में देख रहे हैं, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि ये पूरी तरीके से निर्धारित करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे नहीं छीना जा सकता। ठीक है, यानी कि ये प्रोहिबिट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड होने से। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है, या फिर इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जितने भी है वो जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, यानी कि किसी से भी किसी इक्वलिटी की भावना से बात नहीं की गई हो, फ्रीडम ना दी गई हो किसी चीज़ की, एक्सप्लॉयटेशन उसका हुआ हो, या और किसी को धर्म के आधार पर रोका गया हो, तो कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने गए हैं या उनका वायलेशन हुआ है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब दे आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो। ठीक है, तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, जस्टिसिएबल नेचर के। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू रिट्स। अगर आप फंडामेंटल राइट्स के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको रिट के तहत उस पर कार्रवाई करता है। अब रिट्स क्या क्या होते हैं, रिट्स भी आपको जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब आपको रिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बता दिए जाएंगे। तो अभी आप केवल नाम जान लीजिए रिट्स का क्या होता है। रिट्स के नाम में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेडिटोरारी, क्वो वारंटो। अब ये सारे रिट्स है क्यों, ये रिट्स इसलिए हैं कि जो फंडामेंटल राइट है किसी इंसान के छीने गए हैं या वायलेट किए गए हैं, उसको द्वारा रिस्टोरेशन हो सके, इसलिए ये रिट्स का यहाँ पे उपयोग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो कार्रवाई होती है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं या वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का, वो इन रिट्स के तहत ही होती है, इन रिट्स के थ्रू ही होती है। तो रिट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा फंडामेंटल राइट रिपील किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब जरा आर्टिकल 368 और आर्टिकल 32 में जरा विरोधाभास है। अब जो विरोधाभास है, जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब आपका सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए बस फंडामेंटल राइट्स है क्या क्या, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोइटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और बस किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, बस आप अभी इसका याद रखिएगा। और एक ये वाला पॉइंट याद रखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में, और सीधा इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसमें रिट्स के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगती है या फिर आप कर्फ्यू कह लीजिए, नेशनल इमरजेंसी के, खैर अभी तो आपके लिए इन सब का मतलब सेम ही लग रहा होगा, कर्फ्यू और नेशनल इमरजेंसी, बट इसका मतलब एक्चुअली टेक्निकल वे में अलग अलग है। जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगती है
तो सारे राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। यानी कि जो आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उनको छोड़ के बाकी सारे राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 हमेशा पावर में रहेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे या कुछ भी हो, लेकिन बाकी सारे राइट को सस्पेंड किया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉइंट नंबर 9 या फिर 9वीं विशेषता हमारे भारतीय संविधान की, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। इसको हम डीपीएसपी नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली प्रिंसिपल है स्टेट की पॉलिसी के। अब देखिए नाम लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? ये दिशा दिखाते हैं कि पॉलिसी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना, क्या क्या सही काम होना चाहिए, मतलब दिशा दिखाते हैं स्टेट को या फिर इंडियन पॉलिसी को, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं या एक्ट्स बनते हैं इंडिया के अंदर, वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि वो डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहे हैं प्रिंसिपल, कि आपको इस डायरेक्शन में अपने जो है रूल्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है स्लाइड के अंदर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी कि इसका मतलब है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए हमने डीपीएसपी को रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक्चुअली प्रिंसिपल है डीपीएसपी जो हमको दिशा देते हैं या दिशा अनुसार काम करने की सलाह देते हैं कि हमारे भारत की जो पॉलिसीज है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि किसी को नुकसान ना हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनी रहे, सोशल डेमोक्रेसी बनी रहे। ये काम होता है डीपीएसपी। यानी कि डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट को दर्शाते हैं। यानी कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमेशा वेलफेयर ऑफ द स्टेट को महत्व दिया जाता है। यानी कि इंडिया का वेलफेयर, यानी कि जितने भी डिसीजन लिए जाएं, जितने भी एक्ट बनाए जाएं, जितने भी कानून बनाए जाएं, पावर में लाए जाएं, वो सारे इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो सके। यानी कि मतलब हमारे भारत का भला या हमारे स्टेट का भला हो सके। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब बस इतना है, जो केवल प्रिंसिपल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो भी कानून बनाए जाएं वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के अंदर हो। यानी कि उन कानूनों से या उन रूल्स से या उन एक्ट से हमारे भारत का और उसकी सोशल डेमोक्रेसी का, उसकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भला होना चाहिए। बस ये हमको ये डायरेक्शन दिखाते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉ। मैंने आपको बताया ना, ये ड्यूटी है इस पूरे स्टेट की, इंडिया की ड्यूटी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कोई भी कानून बनाते वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए, उनके अनुसार ही सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। ठीक है, द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, डेट इज पब्लिक ओपिनियन। यानी कि डीपीएसपी जो है पब्लिक ओपिनियंस के तहत ही रखे गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। डीपीएसपी एक्चुअली कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए किसी भी लॉ को या फिर किसी भी संविधान को। ठीक है, यानी कोई भी नया लॉ या नया कानून बनाते वक्त हमको पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, डीपीएसपी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो जो है बहुत ही हाईली फोकस्ड है बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, है ना। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर या कोई भी कानून अगर बनना है नया, उसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का बैलेंस बराबर होना चाहिए। यानी कि किसी भी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, ना फंडामेंटल राइट की तरफ ना डीपीएसपी की तरफ। यानी कि एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, देयर इज क्लैश बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रायोरिटी ओनली गिवन टू फंडामेंटल राइट। अगर हमको कभी भी देखने को मिले कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्लैश हो रहा है, हम दोनों
या हमें उन दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स को महत्व देंगे। ठीक है, देख लेते हैं 10वीं विशेषता। 10वीं विशेषता कहती है हमारे भारतीय संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बात और आप बेसिस का ध्यान रखिएगा कि जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। मतलब कि कोई इनको लेके ये बस प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर ये प्रिंसिपल नहीं भी अप्लाई किए गए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स थे, अगर वो वायलेट होते हैं या कोई आपसे छीनता तो आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अगर ये आपसे कोई छीनता है या नहीं अप्लाई होता है किसी भी कानून में बनाते वक्त, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये जो नॉन जस्टिसेबल है। अब देखते हैं 10वां पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे इस भारतीय संविधान के अंदर प्रोवाइड की हुई 10वीं विशेषता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये बताती हैं एक्चुअली कि हमको ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे भारत की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और उसका डेकोरम मेंटेन रहे, और उसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए है। फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। मतलब भारतीय संविधान के अंदर 11 ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भी नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। आप अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी करने से इनकार करता है कोई भी भारत का नागरिक, तो आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। कोर्ट में नहीं जा सकते आप उसको लेके, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 42वें संशोधन अमेंडमेंट में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, यानी कि 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया था भारतीय संविधान में। यानी कि ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में नहीं थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे भारतीय संविधान में रखा गया। किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में संविधान यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे भारतीय संविधान के अंदर जगह मिली। ठीक है, serve as reminder to the citizens that while enjoying their rights they also have quite conscious of its duties both for their country and their society to their fellow citizens। मैंने आपको बताया ना, ये ऐसी ड्यूटीज हैं जो भारत को संप्रभुता बनाए रखने में हमको दिशा देती हैं, या फिर भारत के सभी नागरिकों को दिशा देती हैं आपको क्या क्या करना है कि भारत की संप्रभुता जैसी है वैसी बनी रहे, और डेकोरम इंडिया के अंदर का मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही से काम करे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती है, आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है सेकुलर स्टेट। यानी कि हमारे भारत का मतलब हमारे भारतीय संविधान का 11वीं विशेषता जो है सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर के दो मतलब होते हैं, एक होता है वेस्टर्न मतलब और एक होता है इंडियन मतलब। इंडियन मतलब तो हमने इंडियन लोगों ने खुद ही डिराइव किया है। अब सेकुलर का मतलब वेस्टर्न मतलब क्या होता है? सेकुलर का वेस्टर्न मतलब होता है अ कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन, किस किस के बीच में कंप्लीट डाइवोर्स है, चलो आगे जानते हैं इस चीज को। The Constitution of India does not uphold any particular religion as the official। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारा भारत देश का कोई भी निर्धारित धर्म नहीं है। यानी कि जैसा पाकिस्तान का संविधान देखेंगे तो आपको देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लाम कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है। यानी कि उसके संविधान में
इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो होगा। लेकिन भारत के अंदर भारत का संविधान जो वो सेकुलर संविधान है, इसके अंदर कोई भी निर्धारित धर्म को नहीं रखा गया है, कि या फिर ये नहीं कहा गया है कि जो भी सारे नियम कानून बनेंगे वो इसी धर्म के तहत बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक्चुअली ऐसा है। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो ये टर्म है सेकुलर, इसको ऐड किया गया, जोड़ा गया भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन एक्ट 1976 के तहत। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत सेकुलर शब्द को हमारे भारत की प्रस्तावना या हमारे भारत के प्रियम्बल में पहली बार जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत। ठीक है, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ ऑफ वर्शिप। ये काफी सारे पॉइंट हैं। तो आर्टिकल्स के तहत जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ जाएंगे। जो आर्टिकल के आर्टिकल 28, 27, 26, 25, 16, 15, 14 आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं सीधे सीधे। जब आप ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएंगे कि हमारा भारत देश सेकुलर है क्यों। तो सेकुलरिज्म का मतलब मैं आपको बता रहा था, सेकुलरिज्म के दो मतलब होते हैं, वेस्टर्न मतलब, इंडियन मतलब। यानी कि वेस्टर्न मतलब ये कहता है, वेस्टर्न मतलब थोड़ा नेगेटिव वे में है, लेकिन जो इंडियन इसका मीनिंग है, जो उसका इंडियन मीनिंग है, उसका ये इंडियन मीनिंग का मतलब होता है कि सद्भावना, या फिर आप कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव के ऊपर हमारा सेकुलर का मीनिंग डिपेंडेंट है। यानी भारत हमारा सेकुलर किस प्रकार है, हमारा भारत सेकुलर इस प्रकार है क्योंकि वो सर्वधर्म समभाव के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब सर्वधर्म समभाव का प्रिंसिपल क्या कहता है, सर्वधर्म समभाव का प्रिंसिपल कहता है कि भारत के अंदर जितने भी धर्म है अलग अलग, सबको बराबर मान्यता दी जाएगी, सबको बराबर इज्जत दी जाएगी, सबको बराबर जगह दी जाएगी। ये है भारत में सेकुलरिज्म का मतलब। भारत में सेकुलरिज्म का मतलब ही यही है कि हम सारे धर्म की, सारे रिलीजन की इक्वल रेस्पेक्ट करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार हम हर एक रिलीजन की इक्वल रेस्पेक्ट करेंगे, उनको इक्वल जगह देंगे, इक्वल उनको बोलने का, एक्सप्रेशन का राइट देंगे, इक्वल फ्रीडम है, यानी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे धर्म के लिए बराबर हैं, किसी भी धर्म को पीछे नहीं रखा गया है। ये है भारतीय सेकुलरिज्म का मतलब। अब जो है वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब, वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब थोड़ा अलग प्रकार का है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब ये कहता है कि a complete divorce a complete divorce between religion and state। यानी कि स्टेट और रिलीजन में बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। ये बहुत नेगेटिव मतलब है जो वेस्टर्न मतलब है सेकुलरिज्म का, या फिर डिक्शनरी का मतलब होता है सेकुलरिज्म। कभी आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाके देखिए तो सेकुलरिज्म का मतलब कभी आपको सर्वधर्म समभाव नहीं मिलेगा। सर्वधर्म समभाव केवल ओनली इंडिया के लिए कहा गया है। ठीक है, और जो वेस्टर्न मतलब है उसका, सेकुलरिज्म का वेस्टर्न मतलब है कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। यानी कि रिलीजन या फिर धर्म और स्टेट, यानी कि इंडिया और धर्म का कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन हम जो है भारतीय सेकुलरिज्म का मतलब आप जानते हैं, सर्वधर्म समभाव के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इक्वल स्टेटस ऑफ डिग्निटी टू ऑल रिलीजन। याद रखिएगा इस लाइन को। सेकुलरिज्म का मतलब एक लाइन में ये है, equal status and dignity to all the religion present in the state। ठीक है, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब है डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर्वधर्म समभाव के कॉन्सेप्ट को यहाँ हमने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। ठीक है, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजियस इक्वली। ये सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 12। यहाँ हमारे भारतीय संविधान की 12वीं विशेषता, हमारे भारतीय संविधान की 12वीं विशेषता कहती है क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी।
Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, religion, sex, literacy, wealth and so on. भारत के अंदर कोई भी अगर नागरिक 18 साल का हो जाता है तो उसको पूर्ण अधिकार है कि वो अपना वोट दे सके किसी को भी, यानी कि जो वोटिंग होती है तो वो अपना वोट दे सकता है। उसको उसके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी कास्ट, उसके रेस, उसके रिलीजन, उसके सेक्स, उसकी लिटरेसी, उसके वेल्थ के अनुसार। यानी कि इन ग्राउंड्स पे उसके संग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जो आप ग्राउंड स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, अगर वो 18 ईयर्स का है तो, यानी कि अगर भारत का नागरिक 18 का है या उससे ऊपर का है तो वो अपना वोट बहुत ही आसानी से कास्ट कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन किस फील्ड पे? जितने दिख रहे हैं इस फील्ड पे, ठीक है। द वोटिंग एज वो रिड्यूस्ड 18 फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। यानी कि पहले जो हमारे वोटिंग करने की एज थी या फिर जो यूनिवर्सल एडल्ट एज थी वो हमने 21 साल रखी गई थी। यानी कि 21 साल का अगर कोई नागरिक होगा भारत का तभी वो भारत के लिए वोट जो है कास्ट कर सकता है। लेकिन अब वो जो है 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने 21 साल से घटाकर 18 साल ये एज कर दी थी, ठीक है। Universal adult franchising makes democracy broad-based, enhances self-respect and prestige of the common people, upholds the principle of equality, enables a minority to protect their interest, and opens up new hopes and vistas for weaker sections। यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, वो हमारे भारतीय संविधान की नींव को और मजबूत करती है। हर एक को बराबर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना से देखने के लिए प्रोत्साहन देती है। कॉमन पीपल को इक्वली ट्रीट करने की भावना को प्रमोट करती है। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो याद रखने के लिए ये है, जो भी इंसान 18 साल का है वो भारत देश के अंदर वोट करने के लिए फ्री है अगर वो भारत का नागरिक है तो। उसके ऊपर कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी और वेल्थ के अनुसार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उसके वोटिंग राइट के ऊपर, ठीक है। द वोटिंग एज को हमने 18 साल कर दिया 21 से सन 1989 में, यानी कि सन 1889 में हमने 21 साल से घटाकर 18 साल एज कर दिया था वोट कास्ट करने की, जो कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के तहत हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे भारतीय संविधान की 13वीं विशेषता, सिंगल सिटीजनशिप। जी आप जानते ही हैं कि हमारे भारत देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी कि इसमें आपको कोई टॉलरेंस नहीं दी जा सकती। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता आपके पास से कैंसिल हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप नागरिक हैं भारत के तो बस केवल आप भारत के ही नागरिक रह सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। मैंने आपसे कहा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल बस भारत के नागरिक रह सकते हैं। अगर आपने किसी और नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया तो भारत की नागरिकता ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी। इन इंडिया ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट विच दे आर बोर्न or decide enjoy same political or civil rights of all citizenship overall the country, no discrimination is made between them। आप भारत के किसी भी राज्य में चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, ठीक है, आपके पास सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स बराबर हैं। आप एक ही सिटीजनशिप को फॉलो करेंगे और वो है इंडियन सिटीजनशिप। इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि अगर जैसे कि आप अमेरिका में देखेंगे तो वहां पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और यूएसए की अलग सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप यूपी के अलग सिटीजन है या फिर बंगाल के अलग सिटीजन है या गुजरात के अलग सिटीजन है। यहाँ राज्यों के नाम से नहीं जाना जाता। यहाँ सिटीजनशिप का नागरिक का मतलब है पूरे भारत का नागरिक, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडियन सिटीजन उसको कहा जाएगा। उसको
यूपी का सिटीजन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्टेट में पैदा हुए रहे हो, आपको भारत का नागरिक ही कहा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। इमरजेंसी प्रोविजंस। द इमरजेंसी प्रोविजंस टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस की अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हो सकती है जैसे कि कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, या फिर कहीं इंडिया का वॉर हो रहा हो, या फिर एक पॉलिटिकल डायलेमा बन गया हो। तो ये होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो इन सिचुएशन से डील करने के लिए प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई हैं, जिसको हमने नाम दिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। द रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि इमरजेंसी के प्रावधान हमने सिर्फ इसीलिए दिए हैं क्योंकि हम अपने स्टेट या अपनी कंट्री को संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं होने देना चाहते। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि अब यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके की इमरजेंसी को एक्सप्लेन किया है। नेशनल इमरजेंसी, जब कभी भी युद्ध हो रहा हो, मतलब जो बाहरी ताकतें जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इनने युद्ध छेड़ रखा हो भारत के खिलाफ, तब लगता है नेशनल इमरजेंसी। उसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। यानी कि आर्टिकल 352 के तहत ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इन द कंडीशन ऑफ वॉर। पॉइंट नंबर बी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, यानी कि ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट को, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक पार्टी से मिलकर ना बनी हो, अलग अलग पार्टी से मिलकर बनी हो, अगर कोई भी एक पार्टी जिसमें से अपना समर्थन वापस ले लेती है तो वो सरकार गिर जाती है। तो उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। यानी कि जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है उस वक्त लगती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम आर्टिकल 356 के तहत लगाते हैं। ठीक है, तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब कभी भी हमारे भारत की क्रेडिट को, यानी कि हमारे भारत की इकोनॉमी को थ्रेट होता है डूबने का, जब हम इस इमरजेंसी को लगाते हैं। लेकिन अब तक ये देखा गया है पॉइंट सी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को भारत में कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 360 के तहत, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 365 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 360 के तहत। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। यानी कि इन तीनों में से किसी भी इमरजेंसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारे पावर्स जो है अबॉलिश हो जाते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो स्टेट चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में स्टेट चली जाती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई महत्व नहीं था अगर किसी भी स्टेट पे कोई भी इमरजेंसी लग गई है तो। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन। जब कभी भी इमरजेंसी लगती है तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट की। यानी कि वैसे तो आप हमको इमरजेंसी लगने के बाद किसी भी संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में चेंज हो जाता है इमरजेंसी लगने के बाद। ठीक, अब देख लेते हैं लास्ट स्लाइड हमारे लेक्चर की, जो कि है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट क्या होता है? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1952 के, यानी कि जो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन एक्ट 1992 हैं, उन्होंने एक तरह की गवर्नमेंट और जोड़ी थी। आप जानते ही हैं पहले से भारत के अंदर 2 तरह की गवर्नमेंट थी, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट और जोड़ी गई 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है,
जो 73वां संशोधन था उसने द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत, यानी कि पंचायत को संवैधानिक ढांचे के अंदर शामिल किया गया, मान्यता दी गई, संविधान द्वारा मान्यता दी गई 1992 में 73वें संशोधन के तहत पंचायत को, ठीक है, पंचायत को जगह दी गई संविधान के अंदर और संवैधानिक मान्यता दी गई पंचायत को सन 1992 में 73वें संशोधन के तहत, ठीक है। और वैसे ही 74वें संशोधन एक्ट 1992 के तहत म्युनिसिपैलिटीज को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मेनली बेस्ड है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के ऊपर। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी कवर अप हो जाएगी इस चैप्टर की। तो आप इसकी पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।